हेलो दोस्तों, स्वागत है ईगर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतिहास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक वे में इतिहास को शुरू कर रहे हैं, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हो गया, और ऑल स्टेट एग्जाम हो गया, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, अगर एक क्लास को देख कर जाते हैं, प्रत्येक प्रत्येक टोटल टोटल 50 क्लास को अगर देख कर जाते हैं, तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे बाबू, तो ध्यान से एकदम धैर्य बनाकर पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। चलिए, क्या करा, भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो गया? प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, एक ठो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास होगा। ये याद रखिएगा, ये तीनों याद रखना। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, अगर कोई भी टीचर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जिससे हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना हमेशा तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, और आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा क्या करा है, सर्वप्रथम कि इतिहास को कितने भागों में बांटने का श्रेय प्राप्त है, यानी कि इतिहास जो तीन भागों में जो बांटा है, किसके द्वारा बांटा गया था, तो हमेशा रखना क्रिस्टोफ सिलेरियस के द्वारा, जो कि क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखिए क्रिस्टोफ सिलेरियस द्वारा इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, तो याद रखिए बाबू, इतिहास तो तीन भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, आज की क्लास में क्या करें, प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, छोटा छोटा क्लास रहेगा, मात्र कि इतना घंटा का, 1 घंटा का क्लास रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा 1 घंटा का क्लास रहेगा। टोटल क्लास की संख्या कितना रहेगा? 50 से प्लस क्लास होगा। ठीक है, इतिहास को खत्म करने में 50 से प्लस क्लास होगा। ठीक है, तो धैर्य बना कर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या करा, प्राचीन भारत के इतिहास का। फर्स्ट पॉइंट है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसको अध्ययन किया जाता है, तो हमेशा रखना अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, नहीं, जो बीत गया है, जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमेशा रखना, इतिहास में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, बीता हुआ समय के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, याद करते जाइएगा। ठीक है, प्रत्येक अधिक को याद करने का प्रयास कीजिएगा यहीं पर। ठीक है, अगर नहीं, एक बार में नहीं याद होता है तो 2-3 बार वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या करें, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। किसने कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, तो हमेशा रखना EH कार द्वारा। ये सब एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान नहीं दीजिएगा ये सब पॉइंट पर। ठीक है, ये सब पॉइंटों पर उतना भर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बताएंगे। ठीक है, अगला क्या करा, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, तो हमेशा रखना बेनिडिटो क्रोचे द्वारा। ठीक है, बेनिडिटो क्रोचे द्वारा कहा गया था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, ये सब पॉइंट नहीं, ये सब पॉइंट एग्जाम के लिए उतना भर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब उतना भर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या करा, किसी इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, तो ये बात किसने कहा था, तो याद रखना ओक साठ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ओक साठ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, जो अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या रहा है, संपूर्ण इतिहास का विचारों का इतिहास है, किसने परिभाषित किया था, तो हमेशा रखना कौली गम्बड्डू द्वारा। ठीक है, गम्बुड द्वारा। ठीक है, याद रखना कॉलिंग बुड द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला क्या करा है, किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, तो याद रखना किसने कहा था, ध्यूसिडाइडिस ने। ठीक है, याद रखिएगा ध्यूसिडाइडिस ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए एकदम इतना भारी भारी रहता है ना शब्द भी, कि पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, उतना पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, अगला क्या करा, इतिहास के पिता की उपाधि किसने प्राप्त थे, तो हमेशा रखना हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में, चाहे एग्जाम में नहीं बल्कि कोई भी टीचर भी पूछ सकते हैं आपसे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता, तो हमेशा रखना हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट क्या करा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसने कहा था, तो हेगेल का द्वारा कहा गया था। ठीक है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, हेगेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, जो
अगला पॉइंट कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह किसका कथन है? तो याद रखना हेगेल का कथन है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो याद रखिए कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। ये सब पॉइंट पर ध्यान नहीं दीजिएगा उतना, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब इग्नोर भी मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या करा, इतिहास विगत की राजनीति की है। ये उक्ति किसके द्वारा कहा गया था? सीले के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम से नहीं से अधिक नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ब्यूरी का द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है? किसने कहा था? तो याद रखें ट्रेविलियन द्वारा कहा गया था, ठीक है। ट्रेविलियन द्वारा क्या कहा गया था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। ये याद रखना। अगला पॉइंट क्या करा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो हमेशा रखना 3 स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में क्या कहता है बनेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत थे? तो हमेशा रखना 3 स्रोत है। कौन कौन हो जाएगा? प्राग पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत हो जाएगा एवं विदेशियों के वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करा है, प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा। बहुत ही अब देखिएगा बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, याद करने का प्रयास भी यहीं पर कीजिएगा, ठीक है। अब ये सब प्रश्न है कि ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न से यानी कि ये सब प्रश्न यानी कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और याद करने का प्रयास यहीं पर कीजिएगा, ठीक है। नहीं याद होता है तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद होता है तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लास के बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टीगर क्लासेस नामक चैनल पर, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना पुरातात्विक स्रोत द्वारा हम जानते हैं कि प्राचीन भारत का यह इतिहास है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगला क्या करा, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन है? तो याद रखना अभिलेख हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन है? तो याद रखना अभिलेख है, जो कि सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करा, सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, अभिलेख कितने प्रकार का होता है? याद रखिएगा अभी भी आइए, ठीक है। अभिलेख कितने प्रकार का होता है? तो हमेशा रखना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होगा? सरकारी अभिलेख हो जाएगा, एक ठो निजी अभिलेख हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन हो गया? सरकारी अभिलेख हो जाएगा एवं निजी अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा, जो विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एशियाई माइनर के बोझ बोग जाय कोई नामक स्थान से, ठीक है। एशियाई माइनर के बोग जग कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट क्या करें, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, इससे बहुत प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। याद रखिए एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा गया, ठीक है। याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करें, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो याद रखना सौगौर अभिलेख हो जाएगा। ये इतना भर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बुक में है वो ध्यान देना ही है पड़ेगा, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सके एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट क्या करें, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। एशियाई माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था? जो एशियाई माइनर के अभिलेख था, एशियाई माइनर का जो भी अभिलेख था वो कब लिखा गया था? तो हमेशा रखना 1400 ईसा पूर्व में, ठीक है। हमेशा रखना 1400 ईसा पूर्व में एशियाई माइनर का अभिलेख लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, जो अगला पॉइंट करा, एशियाई माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? बताइएगा, एशियाई माइनर के जो अभिलेख है वो किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो याद रखना एक ठो मित्र हो जाएगा, एक ठो मित्र का मिले हैं, एक ठो वरुण का मिला है, एक ठो इंद्र का, एक ठो नासत का। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ रहा है कि एशियाई माइनर के अब जो अभिलेख हैं उनमें भारतीय देवताओं के नाम कौन कौन है? तो याद रखिएगा मित्र हो गया, एक ठो वरुण हो जाएगा, एक ठो इंद्र हो जाएगा, एक ठो नासत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट क्या करा है, ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा
पर्सिपोलिस एवं बेहुस्तिन का अभिलेख कब लिखवाया गया था? तो याद रखना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में याद रखना है, पर्सिपोलिस एवं बेहुस्तिन का अभिलेख लिखवाया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखना दारा प्रथम द्वारा, ठीक है। दारा प्रथम द्वारा लिखवाया गया था। कहाँ के सम्राट थे? तो हमेशा रखना ईरान के सम्राट थे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। पर्सिपोलिस एवं बेहुस्तिन अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले? तो हमेशा रखा सिंध प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले, ठीक है। याद रखिएगा इस अभिलेख में बताया गया है कि भारत के सिंध प्रांत के जीतने के अभिलेख मिले, ठीक है। याद रखना है, साक्ष्य मिले, ठीक है। याद रखिए किसके द्वारा? तो याद रखिए दारा प्रथम द्वारा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई बताइएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आई प्रश्न है, ठीक है। याद रखिएगा भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमेशा रखना सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा रखना है कि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा जो अगला पॉइंट करा सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी बताइएगा? तो सिंधु घाटी का अभिलेख है वो किस पर लिखी गई थी बताइएगा? मिट्टी के बर्तनों पर, हमेशा रखना मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर लिखी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा सिंधु घाटी के जो अभिलेख है वो किस पर लिखे गए थे? तो हमेशा रखना मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम है, चाहे ऑल स्टेट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, भाव चित्रात्मक हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? तो हमेशा रखना भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। मौर्य काल के जो अभिलेख था सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो हमेशा रखना जेम्स प्रिंसेप द्वारा कब पढ़ा गया था? तो याद रखना 1837 में, ठीक है। 1837 में पढ़ा गया था, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा जो अगला पॉइंट कर रहा है बाबू की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1861 में एग्जाम में बनता है प्रश्न इससे। याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो हमेशा रखना 1861 में हुआ था, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो हमेशा रखना अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे बताइएगा? जो जेम्स प्रिंसेप थे वो किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो हमेशा रखना फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है बताइएगा? अशोक द्वारा अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अशोक के अभिलेख का लिपि बाबू, ठीक है। अशोक के अभिलेख का लिपि को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला ब्राह्मणी हो गया, ठीक है। ब्राह्मणी हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा, अरमेइक लिपि हो जाएगा और यूनानी लिपि हो जाएगा, ठीक है। ये 4 लिपि का प्रयोग किसके अभिलेख में लिखा गया? तो याद रखना अभी अशोक के बाबू, ठीक है। ये अशोक का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करें, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है बताइएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है? तो याद रखना ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग बाबू, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग याद रखना अशोक द्वारा सबसे अधिक बार किया गया, ठीक है। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट कर अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ? तो याद रखना सार एक कोना यानी कि कंधार हो जाएगा। कंधार पर बाबू याद रखना, कंधार एक ऐसा अभिलेख है जिस पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, ठीक है। याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट क्या करा, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया? वीवीआई प्रश्न, ठीक है। याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न क्या करा, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी, ठीक है। मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी
गाड़ी पर याद रखना बाबू खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था, याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, मनसेहरा एवं सहज वाकड़ी कहाँ पर स्थित है, तो हमेशा रखना पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ईपीग्राफी कहलाता है, ठीक है, याद रखना ईपीग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, बताइएगा। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, तो हमेशा रखना जूनागढ़ अभिलेख पर, ठीक है, याद रखना जूनागढ़ अभिलेख पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट कह रहा है बाबू कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, तो हमेशा तक शक क्षत्रिय रुद्रवर्मन द्वारा, ठीक है, शक क्षत्रिय रुद्रवर्मन द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है, तो हमेशा तक रखना जैन धर्म से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना ये हाथी गुम्फा अभिलेख से हर एग्जाम बन जाता है प्रश्न बाबू, ठीक है, याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से बहुत प्रश्न ये बाबू एग्जाम में पूछा गया जाता है, ठीक है, याद रखना ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना। चलिए अगला पॉइंट क्या करा, अहोल अभिलेख किसकी जानकारी मिलती है, बताइएगा अहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो हमेशा रखना चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय और एवं हर्षवर्धन को याद रखना है, चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय का एवं हर्षवर्धन को मिलता है, ठीक है। अगला क्या करा, अहोल अभिलेख को किसने लिखा था, बताइएगा। अहोल अभिलेख जो है जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो हमेशा रखना रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा अहोल अभिलेख लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, प्रयाग प्रस्थम क्या करा है, अगला पॉइंट क्या करा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या रहा है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था, तो याद रखना हरिसेन द्वारा, ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। अगला क्या करा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया था, तो हमेशा रखना संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था, तो हमेशा रखना समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया था, ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया था। एग्जाम में पूछा जाए प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था, तो हमेशा रखना समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना एरन अभिलेख में, ठीक है, एरन अभिलेख में बाबू याद रखना भारतीय पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया था, ठीक है, याद रखना एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था, तो हमेशा रखना एरन अभिलेख में सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट क्या करा, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था, बताइएगा, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो हमेशा रखना गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने, ठीक है, गुप्त वंश का जो शासक है जो कौन है, तो याद रखना भानुगुप्त के द्वारा एरन अभिलेख को लिखवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि एरन अभिलेख को किसने लिखा था, तो याद रखना गुप्त के शासक भानुगुप्त ने लिखा था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था, बताइएगा, नासिक के जो गुहा लेख हैं वो किसने लिखवाया था, तो याद रखना सतवाहन नरेश पुलमावी ने, ठीक है, सतवाहन नरेश पुलमावी द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्या करा, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था, बताइएगा, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो हमेशा रखना मालवा नरेश यशोवर्मन धर्मन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो हमेशा रखना मालवा नरेश यशो धर्मन के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अशोक ने बाबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस तरह के भिक्षुओं को दान दिया था, तो याद रखें आजीवक संप्रदाय के अभिलेख भिक्षुओं को, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, इसको डायग्राम को देखिएगा, ठीक है, इसको देखना है, ध्यान से देखिएगा पहले, ये याद रखना बाबू एग्जाम के लिए, इससे बाबू याद रखना एक प्रश्न जरूर बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या करा, महत्वपूर्ण अभिलेख देखिएगा, अभिलेख इधर अभिलेख का नाम है, इधर शासक किसके द्वारा किसके शासन में लिखा गया था, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था, किसका
किसके शासन में था, तो याद रखें कलिंग राजा खारवेल के शासन में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, जूनागढ़ रुद्रदामन हो जाएगा, ठीक है। नासिक अभिलेख हो जाएगा जो कि गौतमी बल से हो जाएगा, ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख हो जाएगा जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किससे, पुलकेशिनी द्वितीय से, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख हो जाएगा जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से, ठीक है। अगला क्या कर, ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज से, ठीक है। अगला क्या करा, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसके हैं, तो याद रखना आस्कान गुप्त से। और देवपाड़ा अभिलेख याद रखना बंगाल शासक विजय सेन के, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है सब लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट क्या रहा है बाबू, कि नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। नागार्जुन की पहाड़िया में गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है दशरथ ने, ठीक है। दशरथ ने करवाया था, ठीक है। अगला क्या करा, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था, बताइएगा। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था, तो हमेशा रखना मंदिर एवं मूर्तियों पर, ठीक है। मंदिर एवं मूर्तियों पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर अगले पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो हमेशा रखना रुद्रदमन के, ठीक है। रुद्रदमन के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। पुष्यमित्र संघु द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुई है, तो याद रखना यशोदा अभिलेख से हो जाएगा, ठीक है। यशोदा अभिलेख से हो जाएगा, ये याद रखना। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, जो अगला पॉइंट कह रहा है, हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था, याद रखना विदिशी नामक स्थान पर, ठीक है। विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया था, ठीक है। ये याद रखना बाबू, एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये अथी नहीं करना, ठीक है। कितना बोर हो जाते हैं क्लास करते करते, बोर नहीं होना, ठीक है। एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं इसलिए बोर हो रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा अगला टॉपिक हो जाएगा सिंधु घाटी सप्ताह और हड़प्पा सप्ताह, ठीक है। सैंधव सप्ताह हो जाएगा और हड़प्पा सप्ताह अगला टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे ना, कि सिंधु घाटी सप्ताह से और हड़प्पा सप्ताह से, ठीक है। प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, विदिशा अभिलेख किस धर्म की जानकारी मिलता है, तो याद रखें विदिशा अभिलेख से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो याद रखें ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था, ठीक है। याद रखना ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारत में सिक्के का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हमेशा रखना गौतम बुद्ध को भारत में सिक्के का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट क्या करा, ध्यान दीजिएगा। भारत में सिक्के का प्रचलन कब से शुरू हुआ, तो याद रखें 6ठी शताब्दी से, ठीक है। याद रखिए 6ठी शताब्दी से बाबू याद रखना भारत में सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम मुद्रा कौन माना जाता है, याद रखना आहत सिक्के बाबू, ठीक है। भारत का प्राचीनतम मुद्रा कौन है, तो याद रखना आहत सिक्के को भारत का प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या करा है कि भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो याद रखना हिंदू यूनानी ने, ठीक है। इंडो ग्रीक द्वारा भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम जारी किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा है सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, बताइएगा। भारत में किस राजवंश के शासक थे जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, तो याद रखना कुषाण राजवंश हो जाएगा, ठीक है। कुषाण राजवंश द्वारा बाबू याद रखना है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। अगले पॉइंट क्यों चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा कि भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किए थे, तो याद रखना गुप्त वंश के शासकों ने, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो याद रखना मरणोत्तर काल में, ठीक है। मरणोत्तर काल में बाबू याद रखना भारत में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट करा है भारत में सर्वप्रथम शीशे सिक्के किस वंश के शासक ने जारी किए थे, तो हमेशा याद रखना सातवाहन राजवंश के शासक ने, ठीक है। सातवाहन राजवंश के शासक द्वारा बाबू याद रखना शीशे सिक्के जारी किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में पोर्टिन की सिक्के किस राजवंश से ने जारी किया था, तो याद रखना सातवाहन राजवंश द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था, तो याद रखना गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करवाया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा है, किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था, बाबू याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। याद रखिए एग्जाम में पूछ दिया गया प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में आया है प्रश्न, ठीक है।
तो बताइए, चलिए अगला पॉइंट क्या करा, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो याद रखना मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद गौरी द्वारा बाबू याद रखना है लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए गए थे, ठीक है। मुस्लिम मोहम्मद गौरी क्या थे? तो याद रखना एक प्रकार का मुस्लिम शासक था बाबू, उसी उन्हीं के द्वारा यानी कि उन्हीं के सिक्के पर याद रखना लक्ष्मी जी का चित्र अंकित करवाया गया था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है सभी लोग, अगले पॉइंट को ध्यान देना, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, व्यागरा शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य द्वारा व्यागरा शैली के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे, ठीक है, याद रखना। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता? तो हमेशा रखना न्यूमिसमेटिकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यूमिसमेटिकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता? तो हमेशा रखना भवन का अध्ययन किया जाता, मंदिर का अध्ययन किया जाता, गुफा का अध्ययन किया जाता, स्तूप का अध्ययन किया जाता, विहार का अध्ययन किया जाता और चैत्य का अध्ययन किया जाता, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा, भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई थी? तो हमेशा रखना भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैलियों में की गई थी? तो हमेशा रखना 3 शैलियों में की गई थी। द्रविड़ शैली हो जाएगा, नागर शैली हो जाएगा और वैशाली शैली हो जाएगा। तीनों शैलियों का नाम याद रखना, ठीक है, ये तीनों शैलियों का नाम याद रखना आप, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करा सब लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? बताइएगा, उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो याद रखना नागर शैली में किया गया था, ठीक है, नागर शैली में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट क्या करा, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो याद रखना 10वां अवतार का मंदिर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। 10वां अवतार का मंदिर कौन है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। कहाँ है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो याद रखना 10वां अवतार का मंदिर हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो याद रखना तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो कि राजेश्वर मंदिर से कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट क्या करा, ध्यान से पढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या करा है जो अगला पॉइंट कह रहा है, भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो याद रखें ग्वालियर के तेलिया लोहगाना मंदिर में, ठीक है। तो ग्वालियर के तेलिया लोहगाना मंदिर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में मूर्ति पूजा का क्रम किस काल में मानी जाती थी? याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही बाबू याद रखना भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुका था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? तो हमेशा रखना पत्थरों से बनाई जाती थी, ठीक है। मौर्य काल में पूछा जाए एग्जाम में कि मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? तो हमेशा रखना पत्थरों से बनाई जाती थी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा है, बिहार के किस स्थान पर यक्षिणी की मूर्ति मिली है? तो याद रखना दीदारगंज हो जाएगा, ठीक है, दीदारगंज से याद रखना यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा है कि गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो याद रखना यूनानी कलाकारों का, ठीक है, यूनानी कलाकारों को याद रखना बाबू, गंधार शैली की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव मिला है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि गंधार का कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवताओं का प्रभाव मिला? तो अपोलो देवता को, ठीक है, याद रखना अपोलो देवता को हो जाएगा, ठीक है। अलग क्या क्रम मथुरा कला की मूर्तियों पर किस पर अधिक प्रभाव किसका मिला? तो याद रखना भारतीय कलाकारों का, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो याद रखना आध्यात्मिकता का, ठीक है, याद रखें ये सब प्रश्न होता भर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट करने हैं। अगला पॉइंट क्या करना, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? याद रखना शांत मुद्रा एवं में तपस्या करते हुए, ठीक है। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? तो याद रखना शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया, ठीक है, याद रखना। याद रखिए बाबू ये बेसिक कला से, ठीक है, याद रखना बेसिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे जैसे जैसे चैप्टर खत्म रहेगा उसी उसी प्रकार से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला टॉपिक हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एवं संघ सभ्यता हो जाएगा, ठीक है, अगला टॉपिक हो जाएगा। ये थोड़ा एकदम बेसिक हो रहा है कि थोड़ा
जिससे कुछ कुछ पॉइंट हार्ड लग रहा होगा आप लोग को, कुछ कुछ पॉइंट क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है, जो कि आप लोग कभी पढ़े होंगे नहीं, तो हार्ड थोड़ा लगता होगा, तो इससे उतना घबराना नहीं। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे जैसे जैसे चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, उसी उसी प्रकार से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्लास को अंत तक देखना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, जो अगला पॉइंट कह रहा है कि अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखना बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है, तो हमेशा रखना बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है। एलोरा की गुफा में किस धर्म की चित्र मिलती है, तो याद रखना जैन धर्म का हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हो जाएगा और ब्राह्मण धर्म का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों धर्म का याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं, तो याद रखना जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है, याद रखना उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या रहा, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहा जाता है, तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रोलोपिथेकस हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। किस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, तो याद रखना ऑस्ट्रोलोपिथेकस हो जाएगा, ठीक है। किस मानव का माता कहा जाता है, याद रखना लूसी को, ठीक है। लूसी को मानव का माता कहा जाता था, याद रखना है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले, तो याद रखना नर्मदा घाटी में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, क्या करा, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना नर्मदा घाटी का हथनोरा से, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए होमो इरेक्टस का कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ था, तो याद रखना नर्मदा घाटी के हथनौर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। किस प्राचीनतम द्वीपद माना कहा जाता है, तो याद रखना पिथि पिथि के थ्रोपस को, रुक जाइए थोड़ा सा लाल कलम चला दिए इसलिए थोड़ा खराब हो गया, ठीक है। याद रखना पिथि के थ्रोपस को, ठीक है, याद रखना किसे प्राचीनतम द्वीपद कहा माना जाता तो हमेशा रखना पिथि के थ्रोपस को, ठीक है, याद रखना। अगला क्या करना, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता, तो याद रखना नियंडरथाल को, ठीक है, नियंडरथाल को, ठीक है, नियंडरथाल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव माना जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या करा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो हमेशा रखना क्रो मैग्नन नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्रो मैग्नन नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होमो सोपियन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक नाम भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखना होमो सोपियन कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल पर मिला, तो याद रखना हथनौर पर, ठीक है, हथनौरा से मिला, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते बाबू। अगला पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा और याद करते जाइएगा, ठीक है, ये सब प्रश्नों को याद करते जाइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, किस प्रागैतिहासिक स्थल में से शुतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले थे, तो याद रखना पटने पर, ठीक है, पटने पर, ठीक है, याद रखना पटने हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना भीम बेटिका हो जाएगा, ठीक है, भीम बेटिका हो जाएगा। भारत में कौन सा स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना भीम बेटिका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखना आहार हो जाएगा, ठीक है, आहार हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को चलते, कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्ररूप स्थल है, तो याद रखें नर्मदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा टोली कहाँ पड़ता है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत
कि बंसा संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है, तो याद रखना आहड़ संस्कृत का, ठीक है। आहड़ संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, तो बंसा संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। बंसा संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए आहड़ संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में मिट्टी का बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था, तो याद रखना नवपाषाण काल में। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई थी, तो याद रखना नवपाषाण काल में भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग कब हुई थी, तो याद रखना ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में बाबू याद रखना भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखना। किसे आग की खोज कर का श्रेय दिया जाता है, बताइएगा किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है, तो हमेशा रखना होमो इरेक्टस को, ठीक है। होमो इरेक्टस को याद रखना बाबू, आग की खोज का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो हमेशा रखना बाबू पुरापाषाण काल में, ठीक है। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब प्रश्न बाबू एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया था, तो अभी आप लोग बताइएगा मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया था, तो हमेशा रखना नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में बाबू याद रखना मानव द्वारा आग का प्रयोग पहली बार क्या किया गया था, पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या करा, पूरा पाषाण काल में के लोग कहाँ पर रहते थे, बताइएगा पूरा पाषाण के लोग कहाँ पर रहते थे, तो हमेशा रखना पर्वत की गुफा में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा पर्वत की गुफा में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या करा, पूरा पाषाण के लोग क्या भोजन करते थे, तो हमेशा रखना शिकार करते थे। पूरा पाषाण के लोग थे जो क्या करते थे, तो हमेशा रखना शिकार करते थे बाबू, ठीक है, यानी कि जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, ठीक है, याद रखना है। अगला क्या करा, पूरा पाषाण के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो हमेशा रखे वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। वस्त्र और सब क्या करते, पहनते नहीं थे, नंगे रहते थे, ठीक है, याद रखना। अगला क्या करा है, पूरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो हमेशा रखना सोहन नदी की घाटी से, ठीक है। सोहन नदी के घाटी से बाबू याद रखना पूरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या रहा है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, बताइएगा सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो याद रखना पूरा पाषाण संस्कृति का, ठीक है। पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना सोहन संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, सोहन नदी किस देश में है, तो याद रखना पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। सोहन नदी किस देश में है, तो याद रखना पाकिस्तान में हो जाएगा, जो कि सोहन नदी कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है सब, ठीक है। अगला क्या करा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था, तो याद रखना पत्थर के बने कुल्हाड़े का, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था, तो हमेशा रखना पत्थर के बने कुल्हाड़े का उपयोग किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना लगभग जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना पहले तो जल हुआ था 26 लाख ईसा पूर्व में, ठीक है, 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, ठीक है, याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। कब हुआ था, याद रखना 26 लाख ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखना। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो याद रखें 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में, ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विश्व में पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा, ठीक है। भारत में पूछा जाए महाराष्ट्र में हो जाएगा 14 लाख ईसा पूर्व में, यानी कि बोरी नामक स्थान है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा है, सभी अगले पॉइंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है कि पृथ्वी पर सब जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता, तो हमेशा रखना हेमोनिडस के नाम से जाना जाता है, ठीक 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 है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी, तो याद रखना पलवरम हो जाएगा, ठीक है, पलवरम पर, ठीक है। अगला क्या करा, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था, याद रखिएगा प्राकृतिक था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, याद रखना शिकार खेलना, ठीक है, शिकार खेलना उसका क्या था, प्रमुख धंधा माना जाता था, ठीक है। शिकार नहीं करता तो क्या करता, भोजन भी नहीं होता, ठीक है, वो सबको, ठीक है, इसलिए उसका प्रमुख धंधा क्या था, तो याद रखना शिकार करना ही, ठीक है, एक प्रमुख धंधा था, ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग की अधिकांश औजार बने थे, तो याद रखना अस्फटिक का, ठीक है, अस्फटिक का
ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट को जवाब दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, ध्यान से इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, उच्च पुरावसानकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो हमेशा रखना बैरन घाटी, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च पुरावसानकाली के संस्कृत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फलक संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। सिंहा वाला एक परास्थली कहाँ है, तो याद रखें निम्न पुरावसान संस्कृति का, ठीक है, निम्न पुरावसान संस्कृति का हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, ये सब प्रश्न पर उतना भर ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, संघावो गुफा पुरास्थल किस काल में कहा है? तो याद रखें मध्य पाषाण पुरापाषाण काल का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट क्या करा है कि माइक्रोलिथिस का उपयोग किस काल में होता है? तो याद रखें मध्यपाषाण काल में, ठीक है, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, किस मध्यपाषाण कालीन पुरस्थल में हरिन का सिंग के छलों की माला के प्रमाण मिले? तो याद रखना महदहा हो जाएगा, ठीक है, महदहामा हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा कि किस मध्यपाषाणीय स्थल में हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? तो याद रखना बंगोरा में, ठीक है, बागोर में हो जाएगा, ठीक है, बागोर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट करा है कि किस काल में लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार में पहली बार परिचित थे? तो हमेशा तक मध्यपाषाण काल में, ठीक है, मध्यपाषाण काल में याद रखिएगा मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार के से पहली बार परिचित हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में मानव कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? तो याद रखना मध्यपाषाण काल में, ठीक है, मध्यपाषाण काल में हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या रहा, किस प्रदेश में मिले मध्यपाषाणकालीन पुरस्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो हमेशा रखना तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट क्या करा बाबू, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मध्यपाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया गया था? तो हमेशा रखना 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, याद रखिएगा 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक, याद रखना मध्यपाषाण काल का निर्धारण किया गया था, ठीक है। अगले पॉइंट क्या करा, मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो हमेशा रखना पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे, ठीक है, पेड़ के ऊपर क्या करते थे, मचान ये सब बनाकर रहते थे मध्यपाषाण के लोग, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का और ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि मध्यपाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? याद रखना शिकार करना और कंदमूल तथा फल खाना, ठीक है, शिकार भी करते थे और क्या करते थे कि कंदमूल यानी पेड़ पर जो फल उल होता है उसको खाते थे, ठीक है, याद रखना। कौन काल का लोग? याद रखना मध्यपाषाण के लोग करते थे ये सब, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, मध्यपाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थिति कहाँ? याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित। एग्जाम में पूछा जाए भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट क्या करा कि मध्यपाषाण काल में जानवर पालने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान था, ठीक है, राजस्थान राज्य में एक ठो बोगरा नामक स्थान था, वहीं से बाबू याद रखना है जानवर पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट क्या करा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो सर्वप्रथम याद रखना कुत्ता को बाबू, ठीक है, कुत्ता को सर्वप्रथम क्या बनाया गया था? पालतू जानवर बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अभी भी कुत्ता को सभी लोग पालते हैं, ठीक है। अगला क्या करा, भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू हुआ था? तो याद रखना 7000 ईसा पूर्व से, ठीक है, याद रखना 7000 ईसा पूर्व से क्या होता है, मध्यपाषाण काल का नवपाषाण काल का समय शुरू हो गया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में कृषि कार्य किस काल में हुआ था? याद रखिएगा ये सब पॉइंट क्या है बाबू, VVI प्रश्न है, ठीक है। भारत में कृषि कार्य किस काल में हुआ था? तो हमेशा रखना नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। भारत में पहली बार कृषि का कार्य किस स्थान से शुरुआत हुआ था? तो मेहरगढ़ से शुरू हुआ था। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई थी? तो हमेशा रखना मेहरगढ़ से शुरू हुआ था, ठीक है। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमेशा रखना पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर, ठीक है, पाकिस्तान का एक ठो बलूचिस्तान स्थान है, वहीं पर स्थित है मेहरगढ़ बाबू, ठीक है, याद रखना। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो याद रखना नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में बाबू याद रखना है मानव क्या करने लगे, घर बनाकर रहने लगा था, ठीक है। मानव सब धानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ? बुर्ज होम में, ठीक है, यानी कि कुत्तों को दफनाया गया था कहाँ? तो याद रखना बुर्ज होम में बाबू, ठीक है। मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में याद रखना सावधानों में क्या गया था, क्या क्या गया था? तो याद रखना बकरी दफनाया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहकों को खाद्य उत्पादक
बना, याद रखना नवपाषाण काल में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक कैसे खाद्य उत्पादक बना, तो याद रखना नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में बाबू याद रखना आलू का कथी किया उत्पादन किया, और चावल का हो जाएगा। चावल का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो याद रखना कोल्ड दिवस हो गया, ये सब शुरुआत किया, ठीक है। अगला क्या करा, गंगा के मैदानों में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले, तो याद रखना कालपी में हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, तो याद रखना गुफ कर कराल काल में, ठीक है, गुफ कराल काल में, ठीक है। याद रखना राख के टीले किस क्षेत्र में की नवपाषाणी की संस्कृति से संबंधित है, तो याद रखना दक्षिण भारत में हो जाएगा, ठीक है। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है, तो याद रखना लिंग सुगुर को, ठीक है, लिंग सुगुर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट क्या करा है, अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखना बुर्जहोम, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, नवपाषाण काल में चावल उपजाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कोल्डी हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बाबू याद रखना नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट क्या करा बाबू, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, जो अगला पॉइंट करा कि बिहार के राज्य के किस स्थान में से हड्डी से बने औजार एवं उपकरण मिले हैं, तो हमेशा रखना चिरांद एवं सोनपुर से, ठीक है, चिरांद एवं सोनपुर से मिले हैं, ठीक है। अर्थात अगला पॉइंट क्या करा, वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है, क्या रखना है, सारण जिले में स्थित है, ठीक है, सारण जिले में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया था, तो याद रखना नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में बाबू याद रखना बहुत चीज किया गया था, ठीक है। याद रखना वस्त्र का उपयोग किया गया था, और अनाज उपजाने का भी उपयोग किया गया था, और घर बना भी मिला था। किस काल में, तो याद रखना नवपाषाण काल में, ठीक है। अगला क्या करा, पहली बार पत्थर का औजारों को पॉलिश कब की गई थी, तो याद रखना नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में बाबू याद रखना पहली बार पत्थर के औजारों को क्या किया था, पॉलिश किया गया था, पेंट किया गया था, ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में चित्रित मिले हैं, तो याद रखना भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में, ठीक है। भोपाल के पास क्या है, भीमबेटका गुफा है, ठीक है, एक प्रसिद्ध गुफा है बाबू, ठीक है, याद रखना एग्जाम में बनते हैं सब प्रश्न। अगला पॉइंट क्या करा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन है, तो याद रखना तांबा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता में एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था, तो याद रखना सुमेरियन सभ्यता के द्वारा, ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता के द्वारा विश्व के स्तर पर बाबू, ठीक है, विश्व के स्तर पर बाबू तांबा का खोज किया गया था, ठीक है, याद रखना। सुमेरिया सभ्यता के लोग के द्वारा तांबे की खोज कब किया गया था, तो याद रखना 5000 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5000 ईसा पूर्व में बाबू सुमेरिया की सभ्यता द्वारा उन्हें तांबा का खोज किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगली पॉइंट का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोग ने लिपि भाषा का प्रयोग किए, तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता के लोग ने, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग ने द्वारा याद रखना लिपि भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत में बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई, तो याद रखना ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में बाबू याद रखना भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट कह रहा है कि ताम्रपाषाण के लोग को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था, तो हमेशा था कमरे के फर्श के नीचे, ठीक है, कमरे के फर्श के नीचे बाबू ताम्रपाषाण के लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, ताम्रपाषाण के लोग मृत भांड को किस रंग से ना कलर करते थे, तो याद रखना काला एवं लाल रंग से, ठीक है, काला एवं लाल रंग से, यानी कि घड़ा को काला एवं लाल रंग से क्या करते थे, कलर करते थे, यानी पेंट करते थे, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या करा, ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना किस स्थल से मिला है, तो याद रखना दायमाबाद से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे, तो याद रखना एक ईट पके हुए ईंट के मकान में, ठीक है, पके हुए ईंट के मकान में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, तो हमेशा तक शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों करते थे, ठीक है, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन दोनों करते थे, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट करा बाबू की मालवा कायथा एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखना मध्य प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। मानव संविधान के प्रमाण किस शिलाश्रय से मिले, तो याद रखना लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या करा, किस युग को चलकोलिथिक एज कहा जाता था, तो हमेशा रखना ताम्रपाषाण युग को, ठीक है।
ताम्र प्रसान युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या करा, किस क्षेत्र से प्राप्त चित्रित निम्न भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो याद रखना मालवा को, ठीक है, मालवा को हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, महाराष्ट्र क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घेर घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो याद रखना उत्तर से पश्चिम की ओर, ठीक है, याद रखना उत्तर से पश्चिम की ओर सबको दफनाते थे, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट क्या करा, सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण क्षेत्र के लोग ताम्रप्रशांत काल की में मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे, तो अभी बताएं पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में दक्षिण के लोग दफनाते थे, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पश्चिम भारत के लोग शवदान को किस प्रकार करते थे, तो पूर्ण शवदान, ठीक है, याद रखना। पूर्वी भारत के लोग ताम्रप्रशांत काल के में मृतकों को किस प्रकार शवदान करते थे, तो याद रखना आंशिक शवदान करते थे, ठीक है, याद रखना। अगला क्या करा, भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना श्रृंगेश्वरन के उत्तर प्रदेश से मिले थे, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्राकृतिक अवशेष कहाँ मिले, तो याद रखना बिला सुरगामा से, ठीक है, बिला सुरगामा से हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, दक्षिण भारत में बृहत पाषाण समाधियों संबंधित है किससे, लौह काल से, ठीक है, लौह काल से संबंधित है। अगला पॉइंट क्या करा, किस स्थल से 5 कमरों वाले मकानों के अवशेष मिले, तो याद रखना इनम गांव यानी कि महाराष्ट्र से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा बाबू, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, आज की क्लास में टोटल बेसिक कवर कर लिया गया, ठीक है, आज की क्लास में टोटल बेसिक कवर कर लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक हो जाएगा कौन, अगला अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा क्लास लगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा कैसा क्लास लगा, जो कमेंट में बताइएगा जरूर बाबू, ठीक है। और अगले टॉपिक का इंतजार कीजिएगा, सभी का क्लास होगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। अभी भी हिस्ट्री कवर करेंगे पूरा, हिस्ट्री कवर करके बाबू याद रखना ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर पॉलिटी हो जाएगा, फिर अर्थशास्त्र हो जाएगा, फिर साइंस हो जाएगा, ठीक है, सभी का कवर करेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं कीजिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।